हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 9 अगस्त 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज जो स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से प्रीलिम्स में या फिर मेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है एंड हमको किस तरीके से जो है उन क्वेश्चंस को फिर डील करना है। तो काफी कुछ है जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स। पहली जो न्यूज़ है या पहली जो हमारे काम की न्यूज़ है वो ये है, अ लार्ज ट्रायल अंडरटेकन इन इंडिया रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस TB disease has highlighted the role of nutritional supplementation in reducing disease spread and mortality। मतलब ये कि इंडिया में एक बहुत बड़े लेवल पर ट्रायल किया गया था, इंडिया में काफी बड़े लेवल पर इंसानों के बीच में टीबी डिसीज के स्प्रेड को लेकर कि टीबी का डिसीज किस तरह से फैलता है और किन फैक्टर्स के चलते ये ज्यादा फैलता है या किन फैक्टर्स को के चलते इसका जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उस सबको लेकर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस सबको लेकर एक ट्रायल हुआ था और उसमें एक बात खुलकर निकलकर सामने आई है, वो ये है कि अगर आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ठीक ठाक मात्रा में है, अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन ठीक है, जितना आपके शरीर को पोषण चाहिए अगर उतना पोषण मिल रहा है, तो उससे टीबी का जो स्प्रेड है उसको काफी हद तक रोका जा सकता है या फिर उसमें काफी हद तक रिडक्शन आता है। साथ ही साथ मोर्टेलिटी जो है यानी कि टीबी या फिर क्षय रोग, इसके चलते जो मृत्यु दर है उसमें भी काफी ज्यादा कमी हमको देखने को मिलती है, डेथ रेट में भी काफी कमी देखने को मिलती है अगर जो टीबी से ग्रसित मरीज है उसको ठीक ठीक खाना मिलता रहे जिसमें उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहे। अगर ये कंडीशन है तो ना सिर्फ टीबी का स्प्रेड मगर साथ ही साथ टीबी के चलते जो होने वाली डेथ्स हैं उनको रोका जा सकता है। ये बात इंडिया में एक ट्रायल हुआ था, काफी लंबे वक्त तक ये ट्रायल चला है, लगभग 2 साल तक ये ट्रायल किया गया, उसके बाद में ये कंक्लूजन निकल कर आया है। अब इस ट्रायल्स में क्या क्या फाइंडिंग्स हुई एक एक कर उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, 39 to 48% रिडक्शन इन टीबी in household contacts of TB patients if nutritional supplementation provided। मतलब ये कि अगर कोई ऐसा घर है जहां पर एक व्यक्ति या फिर एक कोई मरीज है टीबी का और वो रहता है, अब उसके साथ में उसके दूसरे घर वाले भी रह रहे हैं, अब आप कितनी भी कोशिश कर लो बचने की या फिर कांटेक्ट इनडायरेक्ट रहे या फिर आप जो है किसी तरीके से इंश्योर करवा सको कि भाई उस व्यक्ति को जिसको टीबी है उससे टीबी किसी में ना फैले, मगर अगर आप एक घर में या फिर एक छत के नीचे रह रहे हो तो कितनी भी कोशिश कर लो कॉन्टैक्ट्स तो होंगे। इसके चलते टीबी एक से दूसरे आदमी तक फैलने में या एक से दूसरे आदमी को लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और आप कितनी भी कोशिश कर लो, खासतौर पर अगर ग्रामीण इलाका है और वहां पे घर में अगर किसी को टीबी है तो फिर ये संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि एक से दूसरे को कांटेक्ट वगैरह के चलते, एक छत के नीचे रहने के चलते टीबी होने की संभावना बढ़ सकती है। देखा यह गया इस ट्रायल में कि अगर जो घर में सारे रहने वाले लोग हैं, जो टीबी का पेशेंट है वो भी और जो साथ में दूसरे लोग रह रहे हैं वो भी, अगर सब लोगों के खाने में उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो पूरी होती हैं, उनके खाने में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन अगर बढ़ा के उस लेवल तक लेकर जाया जाता है कि भाई शरीर को जितना पोषण चाहिए वो मिल जाए, ऐसी परिस्थिति में होगा यह कि 39 से लगभग 48% के आसपास तक टीबी का जो स्प्रेड है वो फैलने से, टीबी का जो स्प्रेड है वो कम होता है। यानी कि अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हो और घर में किसी को टीबी है, बट जिसको टीबी है उसको भी और जो टीबी के शिकार नहीं है मगर उन घर वालों को भी अगर प्रॉपर खाना मिलता रहे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, तो उस टीबी के मरीज से घर के दूसरे लोगों को टीबी लगने की संभावना लगभग 48% या राउंड ऑफ करके बोलें तो लगभग लगभग 50% के करीब जो है कम हो जाती है। ये अपने आप में बड़ी पाथ ब्रेकिंग बात है क्योंकि टीबी का सबसे बड़ा रोना यही है कि वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लग जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये काफी बड़े लेवल पर हो रहा है। आज की तारीख में दिक्कत यह है कि टीबी किसी को लग गई, इलाज तो चले खैर हो जाएगा, बट जब तक वो लगेगी और जब तक अपने सिम्टम्स दिखाएगी तब तक काफी वक्त हो जाता है और सिम्टम्स दिखाने के बाद में फिर उसका लंबा चौड़ा एक इलाज चलता है। अगर उसके पहले पहले ही उसको रोक लिया जाए तो ये अपने आप में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और यहां पर जब समझ में आ रहा है कि भाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन बढ़ाकर ये किया जा सकता है, तो अब कम से कम यहां से एक रास्ता खुल जाता है, फिर एक दिशा खुल जाती है कि वो जो सर्टिफाइड लोग हैं जिनको टीबी है उनको और कम से कम उनके घर वालों को अगर प्रॉपर आपका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन दिया जाए तो टीबी का स्प्रेड घर में और घर के बाहर फैलने से रोका जा सकता है। पहली बात। इसी का उल्टा भी एक जो है बात सच होकर निकल कर आई है कि सीवियर अंडर न्यूट्रिशन वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन टीबी रिलेटेड डेथ्स। मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी है और साथ ही साथ उसको प्रॉपर खान पान भी नहीं मिल रहा है, उसको जितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी नहीं हो रही है, वो अंडर उसको जो
जो है अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है, मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, जितना इसका ये भी मतलब नहीं कि उसे भरपेट खाना नहीं मिल रहा, मगर जो खाना उसे मिल रहा है उसमें उसके शरीर को जितने न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसे अगर नहीं मिल पा रहे, ये एक बहुत बहुत और बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते टीबी आज भी काफी सारे लोगों की मौत का कारण बन जाती है। आज से 50 साल पहले टीबी के जब इलाज उतना ज्यादा नहीं था या फिर टीबी को लाइलाज समझा जाता था, तब ये डेथ्स जो होती थी समझ में आती थी, मगर आज की तारीख में जब टीबी ना सिर्फ उसका इलाज हो सकता है, उसे जड़ से मिटाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके बाद भी टीबी के चलते हिंदुस्तान में काफी बड़े लेवल पर मौतें हो रही हैं, तो जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में से एक के तौर पे जो निकल कर आया है वो कारण है अंडर न्यूट्रिशन। कि सामने वाले को या तो भरपेट खाना नहीं मिल रहा, अगर खाना मिल भी रहा है तो फिर उसमें जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है, और टीबी होने के चलते ये परिस्थिति या ये मसला और ज्यादा खराब हो जाता है, और इसके चलते मृत्यु की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर इस पर्टिकुलर जो फैक्टर है उसके चलते टीबी के कारण अभी भी जो है काफी बड़े लेवल पर मौतें हो रही हैं, जिनको हम लोग टाल सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्सो अंडर न्यूट्रिशन काउंट्स अबाउट 40% ऑफ न्यू टीबी केसेस एवरी ईयर। इसी में जो और ज्यादा तकलीफ दे बात है वो यह है कि अगर किसी एक व्यक्ति को टीबी है और अंडर न्यूट्रिशन के चलते उसकी मौत हो जाए, वो तो खैर अपने आप में अनफॉर्चुनेट है ही, मगर अगर कोई व्यक्ति है जिसको टीबी नहीं भी है और वो किसी ऐसे टीबी वगैरह के व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आए, अब ये व्यक्ति जिसको टीबी नहीं है मगर ये अगर इसको भी अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है, इसको भी खाना जो है या तो पर्याप्त मिल नहीं रहा, या फिर जो खाना मिल रहा है उसमें पूरे इसके शरीर के न्यूट्रिशन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, और ऐसे वक्त में अगर ये व्यक्ति किसी टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में आए तो फिर इसको टीबी लगने की संभावना लगभग 40% बढ़ जाती है। ये बात भी यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो यहां से एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि खाने में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी होना कितनी जरूरी बात है। सिर्फ खाना पेट भर के खाना जरूरी नहीं है, पेट भर देना किसी का वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उस खाने में न्यूट्रिशन होना चाहिए जिससे कि शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएं, ताकि इस तरीके के रोगों से जो है लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, और अगर रोग लग भी गया है तो भी शरीर जो है वो एक फाइट दे सके, और एक्सट्रीम डेथ या फिर डेथ का इवेंट हो या फिर एक्सट्रीम पेन या इस तरीके की चीजें जो है उससे बचा जा सके। अब यहाँ पे एक ही फैक्टर जो है बार बार निकल निकल कर आ रहा है कि जिस आदमी को टीबी है उसकी भी मौत होने की संभावना बढ़ जाएगी अगर अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है, जिसको टीबी नहीं है उसे भी टीबी लगने की संभावना 40% बढ़ जाएगी अगर अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है, अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप अल्कोहल या फिर शराब का सेवन करते हैं, या फिर अगर आपको एचआईवी है, ऐसी कंडीशन में भी अगर आपको टीबी हो गया साथ में, या फिर अगर आपको टीबी है और साथ में इनमें से कोई और समस्या है, तब आपकी परिस्थितियां और ज्यादा खराब होंगी, तब फिर आपका टीबी जो है और ज्यादा आपको परेशान कर सकता है, या फिर आपको मृत्यु की तरफ ज्यादा आसानी से लेकर जा सकता है। ये भी कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसके चलते टीबी जो है ज्यादा इस तरह से कह सकते हैं कि प्राणघातक हो जाता है। इससे बचा जा सकता था मगर ये और प्राणघातक हो जाता है, उसके पीछे अंडर न्यूट्रिशन और साथ में ये सारे व्यसन भी जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आप इनका सेवन वगैरह करते हैं। The trial was conducted in 4 districts of Jharkhand between August 2019 and August 2022. It was conducted on 2,800 people with TB and undergoing treatment. These people were provided with monthly nutritional support. तो ये पूरा का पूरा जो ट्रायल है, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में ही देखा था कि ये ट्रायल काफी बड़े लेवल पर कंडक्ट हुआ था। लार्ज ट्रायल वाज अंडरटेकन इन इंडिया। तो ये काफी बड़े लेवल पर कंडक्ट हुआ था। कितने बड़े लेवल पर? झारखंड जो राज्य है हमारा, उसके 4 जिलों में ये ट्रायल लगभग लगभग 3 साल तक चला है। लगभग लगभग 2 साल तक जो है ट्रायल चला, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, लगभग 3 साल तक जो है ट्रायल चला है आपका। तो 3 साल तक ये ट्रायल चला एंड लगभग 2,800 लोगों के ऊपर इस ट्रायल को किया गया है, जिनमें से या तो किसी को टीबी थी, एक्सट्रीम लेवल की टीबी थी, या फिर उनको ट्रीटमेंट वगैरह जो है दिलवाया जा रहा था। कई लोग ऐसे थे जिनको शायद पता नहीं था कि टीबी है, बट बाद में जब टेस्ट वगैरह करवाया गया तब टीबी निकल कर आ गई। पॉइंट इस कि सारे लोग, चाहे वो टीबी की पहली स्टेज में हो, दूसरी में हो, तीसरी में हो, एक्सट्रीम कंडीशन में हो, ऐसे सारे लोगों के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। ये सिर्फ 2,800 लोगों की बात नहीं है, अब इनके अपने कुछ परिवार भी होंगे, किसी ना किसी घर में भी रहते होंगे, तो ये वो लोग भी अगर इंक्लूड किए जाए तो फिर आपका सैंपल साइज और ज्यादा बड़ा हो जाता है। 2,800 लोग प्रामाणिक तौर पर जिनको टीबी थी, साथ में इनके घर वाले और उन सबके ऊपर भी सारी टेस्टिंग हुई है, उससे भी जो है हमको रिजल्ट्स वगैरह मिले। तो लगभग 2,800 लोग जिनको टीबी था और जो ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे थे, प्लस साथ में उनका जो हाउस होल्ड था, उनके जो घर परिवार वाले थे, इन सब लोगों के ऊपर ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है किया गया। अब जब ये पूरा प्रक्रिया हुई है 3 सालों तक, अगस्त 2019 से लेके अगस्त 2022 तक ये पूरी जो प्रक्रिया चली है, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, इन 3 सालों के दरमियान इनको लगातार हर महीने न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया गया। यानी कि ये देखा गया कि ये क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसमें फिर जो डेफिशिएंसी समझ में आई उसके बेसिस पर इनके लिए बाकायदा एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट का प्लान तैयार किया गया एंड उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया गया। उस न्यूट्रिशनल सपोर्ट में क्या क्या दिया गया? 5 किलो चावल,
हर महीने दिए गए हर एक व्यक्ति जो है इसको, या फिर हर एक परिवार को जो है ये 5 किलो चावल दिए गए, 1.5 किलो जो है इनको मिल्क पाउडर दिया गया, 3 किलो के करीब रोस्टेड चिकपी यानी कि चने की दाल दी गई, साथ में इनको 500 मिलीलीटर तेल दिया गया खाना बनाने के लिए, और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट पिल दी गई जिसमें आयरन और बाकी सारी जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट इस पिल से पूरी हो जाती है, इस तरीके की एक माइक्रो न्यूट्रिएंट पिल दी गई। हर एक जो व्यक्ति है या फिर हर एक जो हाउस होल्ड है उसको इतना इतना सामान दिया गया, एंड लगातार 3 सालों तक ये सारी चीजें कर कर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, और उसकी मदद से फिर जो है ये सारा का सारा रिजल्ट निकल कर आया है, जिससे अपने को ये सारी बातें पता चली हैं कि रिडक्शन भी होगा अगर आपके शरीर में दम है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, अगर आपके न्यूट्रिशन पूरे नहीं हो रहे हैं तो मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, अगर आपको टीबी नहीं है मगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है ठीक ठाक तो टीबी लगने की संभावना है, प्लस ये सारी चीजें अगर हैं ये जो व्यसन है तो इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा निकल कर आया है। अब यहां से प्रीलिम्स में तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, मगर मेंस में हम इसको कोट कर सकते हैं, जो हमारा जो ह्यूमन वेलफेयर वगैरह के ऊपर या वेलफेयर की स्कीम्स के ऊपर अगर कुछ लिखने को आता है तो इस एग्जांपल को कोट किया जा सकता है कि सिर्फ खाना दे देना भर जो है वो काफी नहीं है, उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में पता चला था कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी ना हो तो टीबी बहुत मारक हो जाता है, टीबी जो है फैलता भी ज्यादा है और टीबी फिर जो है जान भी ज्यादा बड़े लेवल पर लेता है। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग अपने मेंस के जवाब जो हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड या एचआरडी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें है, हम लोग इस पर्टिकुलर फैक्ट का इस्तेमाल, ये जो पूरा का पूरा न्यूज है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा हमारे पास कंटेंट यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा इस केस स्टडी को, और इसके जो 3 पॉइंट्स निकल कर आए हैं, रिडक्शन वाला, मोर्टेलिटी वाला और अंडर न्यूट्रिशन के चलते टीबी लगने वाला, इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हमारा जवाब ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर तरीके का बनकर तैयार होगा। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चलें नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड न्यूज में यह बताया गया है, राज्यसभा पासेस नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, इट रिपील्स द इंडियन नर्सिंग काउंसिल बिल ऑफ 1947, इट ऑल्सो इट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन। देखते हैं सर, मतलब यह कि राज्यसभा ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल। इसमें ये जो शब्द आ रहा है मिडवाइफरी, आप में से शायद काफी लोगों ने सुना नहीं होगा, तो पहले इसका मतलब बता देते हैं आपको। मिडवाइफ का मतलब होता है जो दाई होती हैं, जो जनरली महिलाओं की अगर घर पे या कहीं पे डिलीवरी करानी होती है, हॉस्पिटल वगैरह के अलावा अगर कहीं पे डिलीवरी करानी है, तो जो दाई का काम करती है, जो डिलीवरी कराती है, उसको मिडवाइफ बोला जाता है। तो राज्यसभा ने जो कानून पास किया है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, इसने दो काम किए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है कि नेशनल काउंसिल बिल जो 1947 का था, जिसके चलते ये नर्सिंग और मिडवाइफरी वगैरह की एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता था, एक तो इस बिल को खत्म कर रहे हैं हम लोग। ये बिल अब से जो है लागू नहीं होगा। जिस दिन ये आपका ये वाला जो बिल पास होगा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, जैसे ये कानून बनेगा तो उसी के साथ में ये नर्सिंग काउंसिल बिल ऑफ 1947 खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बनाई जाएगी, और इसके चलते आपके जो पैरामीटर्स हैं नर्सिंग के रिस्पेक्ट में भी, और दाई जो होती हैं या जो दाइयों की ट्रेनिंग होती है डिलीवरी कराने की, मिडवाइफ्स की जो ट्रेनिंग होती है मिडवाइफरी वगैरह की पूरी प्रक्रिया की, उसकी ट्रेनिंग के नए पैरामीटर्स या स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, और इनको इंश्योर करने के लिए कमीशन काम करेगा। बात को समझिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, या आज भी लोग हॉस्पिटल की जगह आज भी जो है घर पे डिलीवरी कराना पसंद करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप चाहकर भी हॉस्पिटल नहीं जा सकते, या फिर कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर भी दाइयों की व्यवस्था करवाई जाती है, और दाई जो है या जो मिडवाइफ है उनका काम होता है आपका ये डिलीवरी वगैरह कराना। अब 1947 में ये जो बिल बनाया गया था नेशनल काउंसिल बिल ऑफ 1947, इसमें वो पैरामीटर्स या स्टैंडर्ड लिखे थे जिसके चलते नर्सिंग और मिडवाइफरी वगैरह जो है उसको कंट्रोल किया जाता था देश में। उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इसमें लिखे हुए थे और इसके अनुसार काम होता था। 1947 में पास किया गया ये बिल आज 2023 में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिसेस में काफी बदलाव आ गया है, काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। बट कई सारे प्रावधान क्योंकि इसमें लिखे गए थे, इसके चलते अभी भी चालू थे, और कई सारी ऐसी चीजें जो इसमें मेंशन नहीं है वो इसके चलते लागू नहीं हो पा रही थी। इसलिए इस बिल को हटाना या फिर इस बिल के इंप्लीमेंटेशन को खत्म करना जरूरी था, ताकि जो पुरानी चीजें रेलेवेंट हैं उनको हटाया जाए और नई चीजों को शामिल किया जाए। इसलिए बिल पास किया जा रहा है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन।
एक बार ये इसको खत्म कर देगा कानून बनने के बाद में, और ये नई जो कमीशन बनेगी नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, ये 2-3 काम करेगी। नर्सिंग के नए पैरामीटर सेटअप करेगी, जो भी चेंजेस लाने हैं। दाइयों की जो ट्रेनिंग होती है, मिडवाइफ्स की जो ट्रेनिंग होती है और जो पैरामीटर्स हैं उसमें बदलाव किए जाएंगे। डिलीवरी वगैरह के रिस्पेक्ट में भी काफी सारे चेंजेस करने हैं, उसके प्रोटोकॉल्स में, उसके प्रोसीजर में काफी सारे बदलाव हैं जो लाने हैं, जिसके अनुसार फिर नर्सिंग के लिए और दाइयों को जो है ट्रेनिंग देनी है। ये सारी चीजें ये कमीशन इंप्लीमेंट कराएगी और इंश्योर करेगी कि इन नियम कायदों का पालन हो, प्लस साथ ही साथ इन नियम कायदों को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करवा के डिलीवरी की प्रैक्टिसेस में इनका खास तौर पे इस्तेमाल करवाया जाए। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल इज टू रेगुलेट एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड सर्विसेज बाय नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशनल, यानी कि नर्स जो हैं और साथ में जो दाइयां हैं, मिडवाइफरी की जो प्रोफेशन में जो दाई शामिल हैं, इनका जो एजुकेशन है और इनकी जो सर्विसेज हैं उनको रेगुलेट करना एंड उनको उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। वक्त वक्त पर वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो नर्सिंग की प्रैक्टिस जो नर्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं, जो नर्सें तैयार करते हैं, जो मिडवाइफ्स या फिर दाइयां तैयार करते हैं, इनका असेसमेंट करते रहना ताकि समझ में आए कि ये इंस्टीट्यूशन आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसमें अगर कुछ कमी है तो क्या कमी है, कैसे ठीक करना है, कोई एक्शन लेना है तो कैसे, फिर कौन वो एक्शन ले सकता है, क्या क्या सजाएं दी जा सकती हैं, सारी चीजें इंस्टीट्यूशंस के असेसमेंट और रेगुलेशंस। एंड लास्टली आपके नेशनल और स्टेट रजिस्टर्स का मेंटेनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जो आपकी नर्स बनकर तैयार हो रही है और जो जो आपकी मिडवाइफ बनकर तैयार हो रही है, इन सबका जो है रजिस्टर मेंटेन किया जाए कि भाई कौन जो है किस साल में पास आउट हुआ, क्या उनकी जो है एजुकेशन का स्टैंडर्ड था, कितने मार्क्स के साथ में पास हुए। इससे अपने को समझ में आएगा कि कितने वक्त से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना इनके पास में एक्सपीरियंस है। और इससे एक ये भी बात समझ में आएगी कि अगर कोई महिला नर्स या मिडवाइफ के तौर पर 10 साल पहले अगर पास हुई थी, अब 10 साल में इस पूरे प्रोफेशन में नर्सिंग के या मिडवाइफरी में जो जो बदलाव आ गए हैं, जाहिर सी बात है उसने इसकी फिर कहीं ट्रेनिंग ली नहीं ली, उसने अपने आप को अपडेट किया नहीं किया, इसका भी जो है वक्त वक्त पर टेस्ट कर सकते हो। ये रजिस्टर्स अगर आपके पास में मेंटेन रहे तो उसका बहुत फायदा है। आज की तारीख में इन रजिस्टर्स में भी बहुत ज्यादा एनोमलीज हैं, कई सारी जो आपकी मिडवाइफरी या नर्सिंग के प्रोफेशन में है उनके नाम इन रजिस्टर्स में है ही नहीं, तो ये सारी चीजें ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन हो सकेंगी। प्लस ये सारी चीजों को डिजिटली जो है फिर ज्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सकेगा इस नए कानून के तहत में, या फिर ये जब नया कानून बनकर आएगा इसके तहत में। इसलिए ये बिल जो है पास करवाया जा रहा है। इसको भी मेंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मिडवाइफरी और ये नर्सिंग के प्रोफेशंस में जो बदलाव किए जा रहे हैं, इसको हम जोड़ सकते हैं कि भाई मेडिकल जो पूरा आपका प्रोफेशन है और जो मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को दी जा रही हैं, इसका स्टैंडर्ड उठाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें ये बिल और इसके प्रोविजन से रिलेटेड किसी बात का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्री में क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो मिडवाइफरी और ये कमीशन, नर्सिंग और मिडवाइफरी कमिशन का जो बिल रिसेंटली पास हुआ है या जो कानून बना है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अपने को याद रखना है कि भाई ये जो इस पर्टिकुलर बिल को रिपील कर रहा है, अब नेशनल नर्सिंग काउंसिल बिल ऑफ 1947 को रिपील कर रहा है। इसकी जगह अगर यूपीएससी ने ये लिख दिया कि भाई कोई और पर्टिकुलर बिल जो है उसको रिपील कर रहा है, तो अपने को ध्यान रखना होगा कि वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये सिर्फ नर्सिंग काउंसिल बिल ऑफ 1947 को रिपील कर रहा है, और बाकी सारे प्रोविजन जो हैं वो अगर आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलते हैं तो उनको आपको जो है सही टिक करना है। इसके अलावा कोई और चीज अगर डाली जाती है तो फिर वो ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करना है। प्रीलिम्स में इस तरीके का एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो सकता है, हालांकि संभावना थोड़ी कमी है, बट फिर भी 2023 का क्या कहना चाहिए, वाहियात सा जो प्रीलिम्स का पेपर आया था उसके बेसिस पर अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि यूपीएससी में भाई ने किसको अपॉइंट किया है क्वेश्चन बनाने के लिए और कौन क्या पूछ ले। तो इस तरीके से हमको एक एक क्वेश्चन जो है अगर बनता है तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज। एंड 9 अगस्त 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें से यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 के लिए और जो स्टेट पीएससी हैं उनके लिए इतना ही है, इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर तारीख का जो न्यूज़पेपर था उसमें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेलेवेंट करंट अफेयर्स नहीं थे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब मैं 10 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।